सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा मगर खुशहाल गांव था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करना अपना फर्ज समझते थे। इसी गांव में सुंदर नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। सुंदर एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, जो अपने उसूलों पर अडिग रहता था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। गीता, बहुत तेज प्यास लगी है, जरा एक लोटा पानी देना। सुंदर, पानी तो बिल्कुल खत्म हो गया है। मटके में एक बूंद भी नहीं बची। सुबह जो भरा था सब काम में लग गया। अरे फिर अब क्या करें? इतनी गर्मी में बिना पानी के तो मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं अभी कुएं से पानी भरकर ले आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। गीता मटका लेकर कुएं की ओर पानी लेने चली जाती है। वह जैसी ही कुएं की ओर पहुंचती है, वहां पर गांव की कुछ और औरतें खड़ी होती है। गीता अपना मटका पानी के लिए रख देती है। अरे तूने अपना मटका यहाँ क्यों रखा है? दिखता नहीं पहले हम पानी भरेंगे। बहन, मैंने तो बस अपना मटका रखा है और मुझे सिर्फ एक मटका पानी चाहिए। अरे एक मटका चाहिए या दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले हम पानी भरेंगे। हम बड़े घर की औरतें ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, समझी? लेकिन बहन, मैं भी तो सुबह से घर का काम करके आई हूँ। बस थोड़ी ही देर में अपनी बारी आने वाली थी। ओहो, अब तुम जैसी गरीब औरतें भी हमारे बराबर खड़ी होंगी। पहले हमें पानी लेने दो, फिर तुम देख लेना। इतना सुनकर गीता को गुस्सा आता है और वह खाली हाथ मटका लेकर अपने घर आ जाती है। क्या हुआ गीता, तुम पानी लेकर नहीं आई? नहीं सुंदर, कुएं से पानी नहीं भर पाई। क्यों इतनी देर हो गई फिर भी पानी नहीं भर पाई? सुंदर, वहाँ बड़े घर की औरतें पहले से खड़ी थीं। मैंने अपना मटका लाइन में रख दिया था, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई, उन्होंने मुझे धक्के मारकर पीछे कर दिया। कहने लगी कि हम गरीब औरतों की वहाँ कोई हैसियत नहीं है। ये बड़े लोग हमेशा हम गरीबों को ही सताते आए हैं, जैसे गांव सिर्फ उन्हीं का है। लेकिन क्या पानी पर सिर्फ उनका हक है? हम मेहनत करते हैं, खेतों में पसीना बहाते हैं, फिर भी हमें इंसान नहीं समझते। सुंदर, मैंने सोचा कि थोड़ा इंतजार कर लूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे वहां से हटने को कह दिया। कहने लगी कि मैं अगर ज्यादा देर खड़ी रही तो उनके साथ खड़ी होने की आदत पड़ जाएगी। ये शब्द मेरे दिल में चुभ गए। चलो कोई बात नहीं, मैं बिना पानी के भी रह लूंगा। अरे भाई सुरेश, मुझे अपना खेत किसी अच्छे और ईमानदार आदमी को जोतने के लिए देना है, लेकिन आजकल सच्चे और मेहनती लोग मिलते ही कहाँ हैं? कोई ऐसा इंसान है हमारे गांव में जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके? अरे सेठ जी, हमारे गांव में मेहनत और ईमानदारी की मिसाल सिर्फ एक ही इंसान है। कौन कौन है वह आदमी? सुंदर, वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी है। उसकी मेहनत का तो पूरा गांव गवाह है। अच्छा, लेकिन क्या वह इतना भरोसेमंद है कि मैं अपना खेत उसे दे दूं? सेठ जी, अगर इस गांव में कोई सबसे सच्चा और ईमानदार इंसान है तो वह सुंदर ही है। वह दिन रात खेत में पसीना बहाता है, अपने काम को पूजा समझता है। उसने कभी किसी का हक नहीं मारा, और सबसे बड़ी बात, वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। तभी वहाँ पर सुंदर आ जाता है। अरे सुंदर, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं अभी अभी तेरी ही तारीफ सुन रहा था। मेरी तारीफ क्या बात है सेठ जी? हाँ बेटा, गांव में सभी तेरी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दे रहे थे, और सच कहूं तो मुझे भी एक ऐसे ही आदमी की जरूरत है। सेठ जी, आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बताइए क्या काम है? मेरी एक जमीन पड़ी है गांव के पास, लेकिन उस पर कोई खेती करने वाला नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि तू उस पर खेती करे। अरे सेठ जी, क्यों नहीं कर सकता? मेरा यही तो काम है, खेत जोतना, मेहनत करना, अन्न उगाना। लेकिन सुंदर, एक बात पहले ही साफ कर दूं, मैं तुझे सिर्फ 1/4 हिस्सा दूंगा, बाकी फसल मेरी होगी। सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मेहनत तो मेरी आदत है, और अगर ईमानदारी से काम करूंगा तो भगवान भी मेरी मदद करेगा। सुंदर हरे भरे खेतों में, जहाँ दूर तक लहलहाती फसलें नजर आती है, वहाँ सूरज की पहली किरण के साथ ही अपने खेतों में जुट जाता है। वह अपने पसीने की हर बूंद को मिट्टी में मिला देता है, ताकि उसकी मेहनत रंग लाए और फसल बेहतरीन हो। हर दिन वह खेतों की जुताई करता, पौधों को पानी देता, खाद डालता और उनकी देखभाल करता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। अगले ही दिन आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं
ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगती हैं और कुछ ही देर में घनघोर बारिश शुरू हो जाती है। शुरुआत में सुंदर को लगता है कि यह बारिश उसकी फसल के लिए अच्छी होगी, लेकिन जल्द ही उसकी उम्मीदें निराशा में बदलने लगती है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। धीरे धीरे तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। आसमान से गिरती भारी बूंदें खेतों को बुरी तरह से भिगो देती हैं। देखते ही देखते खेतों में पानी भर जाता है। सुंदर, अब क्या होगा? हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। हमने कितनी मेहनत की थी, हर दिन खेत में पसीना बहाया, हर पौधे को अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन इस बेरहम बारिश ने हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। अब तो सेठ जी हमें उधार भी नहीं देंगे। पहले ही उनके कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, ऊपर से ये नई मुसीबत। हाँ गीता, सिर्फ हमारी ही नहीं, इस गांव के बाकी किसानों की भी यही हालत है। किसी की फसल खड़ी थी, किसी की कटकर तैयार थी, लेकिन इस बारिश ने किसी को भी नहीं छोड़ा। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। लोगों के चेहरे देखो, हर कोई हताश है। कोई अपने सिर पर हाथ रखे बैठा है तो कोई आसमान की ओर देख रहा है, जैसे भगवान से सवाल कर रहा हो। लेकिन सुंदर, हमारे पास तो अब खाने को भी पैसे नहीं हैं। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने को आया है। बच्चे कब से भूखे बैठे हैं। उनकी मासूम आंखों में देखो, एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब और देर नहीं कर सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ गीता, मुझे कुछ करना ही होगा। अगर अभी कोई मदद नहीं मिली तो न जाने हमारे बच्चों का क्या होगा। सेठ जी के पास जाना ही होगा, शायद वो कुछ मदद कर दें। भगवान करे सेठ जी को हमारी हालत पर दया आ जाए, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? सुंदर बिना देरी किए सेठ के यहाँ जाता है। सेठ आराम से अपने घर में आग के पास बैठा हुआ बारिश के मजे ले रहा होता है। सेठ जी, सेठ जी। सेठ घर से बाहर को निकाल कर आता है। सेठ जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। आपने जो खेत जोतने के लिए मुझे बीज और खाद उधार दिया था, वो बारिश की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचाना, खाने को अन्न ना ही घर। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। अरे सुंदर, तुझे पैसे क्यों दूं? तूने तो मेरा खेत ही बर्बाद कर दिया। मैंने तुझे उधार दिया था ताकि अच्छी फसल हो और मुझे मुनाफा मिले, लेकिन अब जब कुछ बचा ही नहीं तो मैं तुझे और पैसे क्यों दूं? तू सोचता है कि मैं कोई खैराती संस्था चला रहा हूं। सेठ जी, मैं जानता हूँ कि मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? बारिश ने सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे गांव वालों का नुकसान कर दिया है। यह कुदरत का कहर था, कोई इसे रोक नहीं सकता था। अगर आप अभी मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? मैं पहले ही तेरा पिछला कर्ज बाकी है, अब तू फिर से मांगने आ गया। ये बारिश कब तक चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं, और अगर अगली बार भी फसल नहीं हुई तो मैं कोई घाटे का सौदा नहीं करता, समझा? मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, और तूने अगर ज्यादा बकवास की तो मैं अपने आदमी बुलाकर तुझे बाहर फेंकवा दूंगा। जा यहां से, निकल। मुझे ज्यादा देर बाहर खड़े होने की आदत नहीं है। इतना बोलकर सेठ घर के अंदर चला जाता है और सुंदर वही निराशा खड़ा रहता है। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी हुई बेकार सब्जी पर पड़ती है। वह उसे सब्जी को लेकर अपने घर आ जाता है। सुंदर, यह सब्जी कहाँ से लाए? यह तो ठीक से देखने में भी अच्छी नहीं लग रही। वो सेठ जी ने दी है। गीता बहुत अच्छे आदमी है, कम से कम हमें खाने के लिए कुछ तो दिया। कुछ तो सड़ भी रही है। अरे नहीं, सेठ जी ने कहा था कि ये बस 2-3 दिन पुरानी है, ठीक से पकाओगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भूख लगी होगी तो स्वाद भी अच्छा लगेगा। सुंदर, सच्ची बताओ, यह सब्जी हमें दान में दी गई है या सेठ जी ने बची खुची चीजें थमा दी हैं? देखो गीता, हमारे हालात तो तुम जानती हो। अगर ताजी सब्जी खरीद सकता तो जरूर लाता, लेकिन अभी जो मिला वही ले आया। गीता सुंदर की बात पर भरोसा कर कर वह सब्जी बना लेती है और दोनों मिलकर खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और बारिश भी थम जाती है। सुंदर, हमें यहाँ रहते हुए 3-4 दिन हो गए। बारिश भी थम चुकी है और अब तो मौसम भी खुल गया है। मैं सोच रही हूँ कि हमें फिर से एक जमीन लेनी चाहिए। तुम उसे अपने खून पसीने से सींचोगे, मेहनत करोगे तो हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। गीता, तुम तो जानती हो, पिछली बार जब मैंने सेठ जी की जमीन ली थी
तब कैसी अनहोनी हो गई थी, बिना मौसम की बारिश ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। फसल तबाह हो गई और हम फिर से जीने के लिए मोहताज हो गए थे। मैं फिर से वही गलती नहीं दोहरा सकता। अगर इस बार भी कुछ गलत हो गया तो हमारे पास खाने के लाले पड़ जाएंगे। सुंदर, देने वाला तो ऊपर वाला है। वह हमारी मेहनत का फल जरूर देगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। जब तक हम खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे, तब तक कोई भी मुसीबत हमें रोक नहीं सकती। तुम्हारी बातें सही हैं गीता, लेकिन डर अभी भी दिल से निकला नहीं है। मेहनत तो मैं पहले भी करता था, लेकिन हाथ हमेशा खाली रह गए। सुंदर, ये दुनिया उम्मीद पर टिकी है। जिसने कोशिश करनी बंद कर दी, उसका जीवन भी ठहर जाता है। हमें फिर से शुरुआत करनी होगी, नई उम्मीद के साथ, नए हौसले के साथ। इस बार हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और अगर मुश्किलें आएंगी भी तो मिलकर सामना करेंगे। तुम ठीक कह रही हो गीता। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तब तक हमारी हार नहीं होगी। मैं इस बार पूरी ताकत लगा दूंगा। चलो नई शुरुआत करते हैं। सुंदर सेठ के पास जाता है जमीन की बात करने के लिए। सेठ जी, मुझे एक बार फिर से आपकी जमीन चाहिए। मैं उस पर मेहनत करना चाहता हूँ। इस बार मैं उसे सच में हरी भरी कर दूंगा। अरे सुंदर, तुझे पिछली बार भी मैंने अपनी जमीन दी थी, लेकिन तू कुछ कर पाता? उससे पहले ही बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। अब तू फिर से मांगने आ गया। हाँ सेठ जी, मैं जानता हूँ कि पिछली बार मौसम ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं अपनी मेहनत से हालात बदल दूंगा। अरे भाई, तू समझता क्यों नहीं? यह मौसम ठीक नहीं है। फिर से बेमौसम की बारिश हो रही है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तेरी सारी मेहनत फिर से बेकार चली जाएगी। फालतू में तू वक्त भी गवाएगा और श्रम भी। सेठ जी, मेहनत करने वाला कभी हालातों से डरता नहीं है। अगर किसान हर मुसीबत से डरता तो खेत कभी लहलहाते नहीं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इस बार मैं मिट्टी की कसम खाकर कहता हूँ कि अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। आप बस एक मौका दीजिए। ठीक है सुंदर, जब तू इतना कह रहा है तो मेरी गांव के पास जो बंजर जमीन पड़ी है उस पर काम कर ले, लेकिन याद रख, यह आखिरी मौका है। सेठ जी, आपका यह भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं इस बंजर जमीन को भी सोना उगाने लायक बना दूंगा। आप बस देखते जाइए। गीता घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी। तभी वह बाहर घूमने चली जाती है। बाहर उसे रानी मिल जाती है। अरे गीता, मैंने सुना कि तुझे उस दिन की बात बहुत बुरी लगी, जब मैंने कहा था कि पहले हम कुएं से पानी भरेंगे, फिर तुम जैसे लोग। नहीं रानी बहन, बस थोड़ी सी बुरी लगी थी। लेकिन किसी को नीचा दिखाना सही नहीं होता। आखिर सब इंसान बराबर होते हैं। बराबर तुम जैसे गरीब लोग भी अपने आप को हमारे बराबर समझने लगे। हमारी हैसियत और तुम्हारी औकात में बहुत फर्क है। तुम कुएं पर आकर अपने पैरों की धूल झाड़ते हो और हमें उसी पानी से खाना बनाना पड़ता है। रानी बहन, इतना घमंड करना भी अच्छी बात नहीं। ऊपर वाले को गिरते हुए देर नहीं लगती। जो आज ऊंचाई पर हैं, वे कल नीचे भी आ सकते हैं। गिरेंगे हम, हमारे पास अपना खेत है। हमारी फसल हर बार लहलहाती है। हमारे घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं, ना तुझ जैसे गरीबों की, ना ऊपर वाले की। हमारी तकदीर हमें कोई नहीं छीन सकता। इतना सुनकर गीता अपने घर आ जाती है। तभी सुंदर भी अपने घर आ जाता है। अरे गीता, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। सेठ जी ने हमें अपनी जमीन दे दी है। अब हम अपने खेतों में मेहनत करके उसे लहलहा सकते हैं। मैं कल से ही जुताई शुरू कर दूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है सुंदर, लेकिन हमें इस बार पहले से ज्यादा सोच समझकर काम करना होगा। मेरे पास एक सुझाव है। हाँ गीता, बताओ ना। सुंदर, तुम उस जमीन पर एक कुआं खोद लो। जब बारिश होगी तो कुएं में पानी भर जाएगा और हमें हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। हमें किसी और के कुएं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गीता, कुआं खोदने में बहुत समय लग जाएगा और अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो उसमें पानी कहाँ से आएगा? तब तक तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। देखो सुंदर, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर कुआं होगा तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होगा। खेतों में पानी ज्यादा नहीं रुकेगा, जिससे फसल को नुकसान नहीं होगा। इस तरह हम सूखे और बाढ़ दोनों से बच सकते हैं। हमें दूर के कुएं से पानी लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है गीता, मैं कल से ही काम शुरू करता हूँ। मैं कुआं खोदूंगा और इस जमीन को उपजाऊ बनाकर ही दम लूंगा। सुंदर ने जब सेठ जी की दी हुई जमीन पर कुआं खोदा था, तब से ही वह पूरे मन से अपनी खेती में जुट गया। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में उसके खेतों में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। रानी के पति रवि ने भी इस बार अपनी खेती में काफी मेहनत की थी। उसकी भी फसल अच्छी हो रही थी। अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं। देखते ही देखते आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। पहले तो लोगों को लगा कि यह बारिश खेतों के लिए अच्छी होगी, लेकिन जल्द ही बारिश इतनी तेज हो गई कि खेतों में पानी भरने लगा। सुंदर के खेतों में भी पानी आया, लेकिन उसका पहले से खोदा हुआ कुआं उसकी मेहनत को बचा रहा था। खेतों का सारा पानी कुएं में समा रहा था। दूसरी ओर रवि के खेतों में पानी रुक गया। उसका कोई निकास नहीं था। देखते ही देखते पूरा खेत पानी में डूब गया। फसलें गिरने लगी। रानी, अब हमारे पूरे खेत बर्बाद हो चुके हैं। हमने अपनी सारी कमाई, सारी मेहनत इस फसल में लगा दी थी और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सब खत्म हो गया। पता नहीं कौन से बोल ऊपर वाले को बुरे लग गए। रवि, मुझे लगता है कि यह सब मेरी ही गलती है। मैंने ही गीता को बहुत सुनाया था। उसे ताने मारे थे कि वह गरीब है और हम अमीर हैं। मैंने घमंड में कहा था कि हमें कोई नहीं गिरा सकता। पर देखो, आज हमारा सब कुछ चला गया। शायद ऊपर वाले को यही बात बुरी लग गई और उसने हमारी फसल तबाह कर दी। रानी, ये तुमने अच्छा नहीं किया था। कोई गरीब होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मजाक बनाया जाए। भगवान सबको बराबर देखते हैं, लेकिन घमंड करने वालों को वह जल्दी सबक सिखा देते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया रवि। मैंने गीता को बहुत तकलीफ दी, उसे ताने मारे, उसका मजाक उड़ाया, और देखो ऊपर वाले ने कैसी सजा दी। गीता के पति सुंदर की फसल बच गई क्योंकि उसने पहले ही सोचा था, और हम तो अपनी अकड़ में ही जी रहे थे। अब पछताने से कुछ नहीं होगा रानी। अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो जाकर गीता से माफी मांगो। जब तक वह तुम्हें माफ नहीं करेगी तब तक तुम्हारा दिल तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। रानी और रवि दोनों सुंदर और गीता के घर जाते हैं रानी और सुंदर से माफी मांगने के लिए। गीता बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, तुम्हें गरीब कहा, तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन अब ऊपर वाले ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। उसने मेरी सारी फसल खराब कर दी और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। खाने तक के पैसे नहीं हैं। रानी बहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किसी गरीब को छोटे मत समझो, किसी को ताने मत मारो। ऊपर वाला सब देख रहा होता है। जब तुमने कहा था कि तुम्हारे पास खेत हैं, अनाज है और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तब शायद तुम्हें लगा होगा कि यह हमेशा रहेगा। लेकिन देखो, सब एक पल में छिन गए और अब तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो। हाँ गीता बहन, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। घमंड करने वालों का घमंड भगवान एक झटके में तोड़ देता है। मैं बहुत पछता रही हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। और सुनो रानी बहन, अगर तुम्हें खाने पीने की कोई जरूरत हो या पैसों की दिक्कत हो तो तुम बेझिझक हमारे घर आ सकती हो। मेरा दिल छोटा नहीं है। मैंने गरीबी सही है, पर मेरा दिल अमीर है। मैं जानती हूँ कि जब भूख लगती है तो अमीरी गरीबी सब भूल जाती है। गीता बहन, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दे दी। अब मैं कभी भी किसी गरीब को छोटा नहीं समझूंगी, किसी का